यू वर बॉर्न इन इंडिया सो यू आर कंडेम्ड टू हेट पाकिस्तानीज। कोई कारण नहीं है, आप चूंकि इस देश में पैदा हुए इसलिए आपकी मजबूरी गर्व से कहो मैं भारतीय हूँ। क्यों भाई, पाकिस्तानी भी गर्व से कहेगा मैं पाकिस्तानी हूँ, क्या मतलब हुआ इस बात का? कि ये जो लगातार का प्रेशर है, फोकस करो, सक्सेस में जाओ, जीतना है, तोड़ना है, फोड़ना है, इट इज़ इनह्यूमन, इट्स वेरी मैस्कुलिन। ये बहुत हिंसक है, वायलेंट है। चौथा अटेम्प्ट था, तीसरा अटेम्प्ट था, कई लोग ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो जो इतना अटैच्ड है अपने आउटकम से, हाउ दे कैन डील विद दिस? आई डोंट बिलीव कि आत्महत्याएं व्यक्ति के व्यक्तित्व की कमी का परिणाम होती है। नो ड्रीम, नो एस्पिरेशन कैन बी मोर इम्पोर्टेंट देन योरसेल्फ। हम बताते हैं धर्म बहुत बड़ी चीज है, हम बताते हैं देश बहुत बड़ी चीज है, हम बताते हैं समाज, जाति, इनमें से किसी भी चीज के लिए जान दी जा सकती, नहीं दी जानी चाहिए। इतना ज्यादा समाज ने सक्सेस को ओवररेट कर रखा है और फेलियर को अंडररेट कर रखा है कि हम मान लेते हैं जो व्यक्ति फेल हुआ, मानो उसने फेल होने के प्रोसेस में कुछ हासिल ही नहीं किया। विवेकानंद इज एसेंशियली ओवरहाइप्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट कि गोरों को प्रभावित कर लिया, देयर इज वेरी लिटिल दैट यू कैन टेक प्राइड इन। And I do remember somebody spat pan and it was all on my face. I know this, that something of that sort happened to you. It may take decades, forget about years. You'll never be able to wash it off. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, काफ़ी पॉपुलर एजुकेटर, प्रोफेसर, टीचर मौजूद हैं। इन्हें आप टेडेक्स पे सुन चुके हैं, जोश टॉक्स पे सुन चुके हैं और बहुत बार आप अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सभी जगहों पे आईएएस के लिए मॉक इंटरव्यूज़ लेते हुए इनको सुनते होंगे। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, प्लीज़ वेलकम डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान ऑन आवर शो। विजेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन टू कम ऑन आवर शो। थैंक यू वेरी मच। आई एम डिलाइटेड। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपसे बात करके और ज़्यादा खुशी हो रही है। आई होप ऑडियंस से बात करके उन्हें भी मज़ा आएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। सो हाउ इट स्टार्टेड विजेंद्र जी, कैसे ये जर्नी शेप अप करी? आज काफ़ी लोग हैं जो आपके इंटरव्यूज़ के स्किल्स को फॉलो करते हैं, उनसे बेनिफिट लेते हैं, आईएएस क्रैक करते हैं। तो हाउ इट स्टार्टेड फॉर यू? वेल योगेन जी, अगर जर्नी जैसा देखा जाए तो पिछले 2 दशक का मामला है। ये सही है कि लोगों ने देखना शायद अभी पिछले 4-5 साल में शुरू किया है। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया आने के बाद ये चीज़ें अपलोड होनी शुरू हुई और लोगों ने देखा, फिर खासतौर से कोविड के बाद लोगों ने पहचानना शुरू किया। लेकिन अगर यात्रा की शुरुआत देखें तो डॉक्टर विकास देवी कीर्ति हमारे दोस्त हैं। हम लोग बहुत पहले जब कॉलेज में साथ साथ थे, बल्कि हम लोग रूममेट हुआ करते थे, क्लासमेट थे, डिबेटिंग टीम में साथ साथ थे। तो उन्होंने जब ये वाला करियर शुरू किया तो जब इंटरव्यूज़ का सवाल आया तो उन्होंने बात की कि विजेंद्र ऐसा किया जा सकता है। तो उस समय रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था, इस वजह से अधिकांश लोगों को नहीं पता, लेकिन यात्रा लगभग 2 दशक की रही है। और अगर अपनी यात्रा की बात करूं तो जाहिर है कि दिल्ली का बच्चा रहा हूं, दिल्ली की बस्ती से पला बड़ा हूं। तो उस दौरान स्कूल में, कॉलेज में जो तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं, डिबेटिंग और दूसरी तरह की चीज़ें, उनसे शायद ये सारी स्किल्स एक्वायर की होंगी, जिसमें मैंने लोगों को ये पढ़ना सीखा। मैं ऐसे लोगों को पढ़ना कहता हूँ क्योंकि नॉर्मली किताब की तरह जैसे आप बुक रीडिंग करते हैं, ऐसे लोगों को एक किताब की तरह पढ़ना, ये वो चीज़ है जिसका इस्तेमाल करता हूँ। तो ओवरऑल इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। यूजुअली अपनी ज़िंदगी में बहुत योजनाएं बनाकर चीज़ें नहीं करता रहा हूँ, कम की है। इसलिए ये समझिए कि ये यात्रा में आया फ्लो में और अचानक ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज दैट लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया है, लोग मिलने लगे हैं, बट आई डिडंट प्लान फॉर इट। लवली। सो मतलब यू जस्ट सरेंडर्ड टू द एज द सिचुएशन केम इन योर लाइफ। दैट्स बीन अ वेल थॉट फिलॉसफी इन माय लाइफ नाउ। आई हैव रियलाइज्ड दैट कि ये जो लगातार का प्रेशर है, फोकस करो, सक्सेस में जाओ, जीतना है, तोड़ना है, फोड़ना है, आई बीन स्पीकिंग अगेंस्ट इट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ बिकॉज आई फाइंड इट दैट देयर आर 2 issues with it. One is it is inhuman. दूसरा इसके साथ जो है इट्स वेरी मैस्कुलिन। अगर आप ध्यान से देखें तो इट्स मैस्कुलिन इन द टर्म इन द सेंस दैट ये बहुत हिंसक है, वायलेंट है।
मैंने इस पे गंभीरता से विचार किया, मैं जेंडर पढ़ाता हूँ उस दौरान इस बात को समझा। अगर आपको मालूम हो कि बहुत पहले से ही माना जाता रहा है कि विमेन वर फूड गैदरर एंड मैन वर हंटर्स। हंटिंग जिसमें आपको शिकार दिख रहा है, जाना है, तोड़ देना है, फोड़ देना है, मार डालना है, एंड आसपास नहीं देखना है। सो यू हैव अ पाथ टू फॉलो। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप विमेन एज फूड गैदरर को देखें तो वो ये नहीं जा सकती कि मुझे आज अखरोट ढूंढने जाना है, अखरोट मिलेगा तो लूँगा, बाकी चीज़ें नहीं लूँगी। नहीं, राइट? सो दे आर फूड गैदरर्स, दे लुक फॉर एवरीथिंग एंड वट एवर इज इम्पॉर्टेंट दे जस्ट कीप पिकिंग इट। दिस डिफरेंस इन द नेचर ऑफ हंटर एंड फूड गैदरर, ये धीरे धीरे बाद में हमारी भाषा में कहते हैं मिथकीकृत होता गया। ये एक आर्किटाइप जैसा बन गया, मिथ जैसा बन गया। तो ये वाला सिद्धांत है जो मुझ जैसे दूसरे लोग जो अपने आप को मोटिवेटर्स कहते हैं, दूसरी जगहों पे जाकर कि हाँ तोड़ना फोड़ना सिखाते हैं, वो लोग इसी वायलेंट वाले मोड में रहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो फेमिनिन वाला रास्ता चुना कि ठीक है, आई विल बी केयरफुल मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस मिलेंगे मैं उनमें से क्या हासिल कर सकता हूँ वो मैं लेने की कोशिश करूँगा। एंड सो फॉर द जर्नी इज़ ब्यूटीफुल। वाई? वन, जब हम एक बहुत पोलराइज सोचते हैं, मुझे तो बस वो CEO की नौकरी दिख रही है, और उसके आस में भी एक्चुअली डिप्राइव आवरसेल्व्स ऑफ वंडरफुल एक्सपीरियंसेस बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन one thing that we want to achieve 10 days down the line, 10 years down the line, maybe 30 years down the line. But if you are open to experiences like food gatherer is, and whatever is valuable, you value that, and then you pick that up, and you never know when you'll be using it. So that's been my formula. I know it's not something very popular. I do understand calling the entire so-called motivation industry as violent is something the audience would not Extreme like. लग सकता है, हाँ. But that's been my learnings. Yeah, but that's where diversity of opinions comes. That's why we thank evolve. you that you mentioned the word diversity, because actually that's been the thing I've been advocating for many years now. Diversity not just in terms of experiences, but also diversity, for example, in terms of dreams. You should not have only polarized dream, एक चीज वही बनना है, no. Let's have diversity of dream. एक जिंदगी है, उसमें 2-4-5 तरह के अनुभव अगर होंगे तो अच्छी बात है। लवली। सो रिसेंटली आपकी सोशल मीडिया जर्नी भी कंटिन्यू चल रही है, सो हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस? Like you are making content and in some of your reels I have heard you saying that ये जो छोटे reels बनाने हैं वो थोड़ा difficult हो जाता है आपके लिए, better है कि लंबे videos में बनाओ. It is. Yes. For obvious reason. I've been teacher all through my life. Yes. Right. I started this teaching thing maybe some 25 years ago. So किसी भी टीचर के लिए 35 मिनट 50 मिनट की क्लास उसका टेम्पलेट होती है। ऐसे में अगर उसे कहा जाए नहीं 35 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड में बात कहनी है तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है डेफिनेटली। एज फार एज दिस जर्नी ऑफ द सोशल मीडिया इज़ कंसर्न, आई डोंट नो अधिकांश लोगों को पता है या नहीं पता, लेकिन व्हेन आई वाज ट्रेन्ड एज एन इंजीनियर अर्ली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाज माय फील्ड, बट देयर आई फेल्ट, मुझे दोस्तों ने कहा, बाकी लोगों ने कि भाई ऐसा लग नहीं रहा कि तुम इंजीनियर वाला टाइम तुम्हारा माइंडसेट है, तुम्हें लिटरेचर पढ़ना चाहिए। और उस समय ये बहुत मुश्किल होता था कि आप इंजीनियरिंग से लिटरेचर जैसी फील्ड में जाएं, बट आई डिड। और उसके बाद मैं हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए पहले और बाद में पढ़ाने के लिए पहुंचा। इस प्रोसेस में हम लोगों ने, चूँकि मेरे पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और हिंदी का बैकग्राउंड था, बहुत पहले मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, जब हिंदी में यूनिकोड आने वाला था, तब हम लोगों ने सोशल मीडिया शब्द तो तब नहीं था, ब्लॉगिंग शब्द एक आने वाला था, वो भी 2004 में आता है हिंदी में। हम लोगों ने इंटरनेट पर हिंदी को लेकर एक तरह का, हम लोग मतलब हम जैसे कुछ सन की कुछ थोड़ा पागलपन लिए हुए देश भर के लोग थे, बल्कि NRIs भी थे उनमें जो हिंदी से प्यार करते थे, उन्होंने सोचा कि हिंदी को इंटरनेट पर होना चाहिए। हम लोगों ने वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी और फाइनली फिर यूनिकोड आता है और ब्लॉगिंग शुरू होती है। तो हम लोग हिंदी के कह सकते हैं कि शुरुआती ब्लॉगर्स में थे। मसीह जी भी नाम वहीं से आता है। मैंने मसीह जी भी नाम से लिखना शुरू किया। मेरे से बार बार हमारे दर्शक पूछते हैं कि सर इस सब का क्या मतलब है। यूज़र नेम भी शायद यही है। तो जब हम कहते हैं मसीह, तो मसीह का मतलब दरअसल होता है इंक।
स्याही। ओके। तो कबीर ने कहा है कि मतलब मसीह कभी गही नहीं और कलम धरी नहीं हाथ, मतलब मेरे पास ना तो कभी स्याही थी ना मैंने कलम रखी है, मैं तो सिर्फ मोहब्बत पड़ी है। तो मसीह का मतलब दरअसल स्याही है, तो स्याही पर जीने वाला बेसिकली मसीह जी, मतलब लेखक हो गया, पत्रकार हो गया, ये सब लोग होते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से सोशल मीडिया शुरू किया था। इसका मतलब है हिंदी में सोशल मीडिया जब शुरू होता है तो हम मोरलेस वहाँ थे, मतलब मैं अकेला नहीं था, जाहिर है कि हम 150 लोग थे, कई वो आज तक दोस्त थे। तो सोशल मीडिया तो मेरा पहले से चल रहा था, लेकिन वो टेक्स्ट वाला था। ये जो नया वाला सोशल मीडिया शुरू होता है वेब 2.0, बल्कि अब तो वेब 3.0 कहना चाहिए, जिसमें वीडियो एक प्राइमरी वो है, वो हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, जब ये महसूस हुआ कि आपके पास भी एक ठिकाना होना चाहिए जहां आप अपनी बात को कह सकें और जो बदलाव आप चाह रहे हैं समाज में, यूथ में, वो मैसेज दे सकें। ये सही है कि मतलब आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे दृष्टि के मॉक इंटरव्यूज़ में देखा है, लेकिन दृष्टि एक संस्थान है और उसके जाहिर है कि अपना एक व्याकरण है। मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ उसके उस प्लेटफॉर्म पर नहीं कह सकता। मतलब सो मच सो कि इवन डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, उनको भी अपना एक अलग से चाहिए, वो तो दृष्टि के मालिक हैं। यस, उन्होंने भी रिसेंटली अपना चैनल बनाया। उनको भी अपना चैनल बनाने की ज़रूरत पड़ी। दोस्त हैं और हम लोगों ने बात भी की थी, तो कहा कि यार बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं दृष्टि के प्लेटफॉर्म से अगर कहूँगा तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्योंकि वो एक व्यावसायिक जगह है, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, जबकि मेरे मन में कई ऐसी बातें हो सकती हैं जो मैं लोगों को कहना चाहूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना चैनल शुरू कर रहा हूँ। मेरे पास चैनल टेक्निकली तो बहुत पहले से था, जब मैंने कहा सोशल मीडिया शुरू कर रहे थे तभी 16-17 साल से, लेकिन उसको मैं बहुत अपडेट नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने आप शुरू किया और सो फार आई एम एंजॉइंग इट। मतलब आप तो खैर बड़े नाम हैं इसमें, तो आपसे तो खैर क्या कहा जाए, बट आई एम श्योर यू डू रियलाइज़ कि जब हम दिल की बात कह पाते हैं और कुछ लोगों तक भी वो पहुंचती है तो एक तरह का किक मिलता है। एक्चुअली वो उससे जो फिर अपने आप ही मोटिवेशन आता है आगे बढ़ने का, इंटरनल। वेरी ट्रू। एंड मैं तो चूँकि बार बार वो डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, सेंसिटिविटी, इन विषयों पे बात करता हूँ, तो अगर कोई भी एक बच्चा भी कभी कमेंट में मिलते हुए कहता है सर उस वाली बात से मेरी ज़िंदगी पे कुछ असर पड़ा है, तब लगता है कि हाँ ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, बाकी तो सब लोग कर ही रहे हैं। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। सो इसमें इसका एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो तो है ही, बट कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कमेंट्स में गलत चीज़ें भी लिखते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं। सो मैंने देखा है कि स्पेशली यंगस्टर्स में ये बहुत ज़्यादा उन्हें कंट्रोल करने लगती है चीज़। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आता है तो कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं और आगे कंसिस्टेंसी अपनी लूज़ करते हैं, मोटिवेशन लूज़ करते हैं। और कई लोग तो इस तरीके से भी हैं कि ज़्यादातर अपना फोकस ही नेगेटिव चीज़ों पे रखते हैं। So what is your take on this and how you can guide people, especially youth, to handle criticism positively? See, I learned it from blogging days. ब्लॉगिंग में हमने पहली बार ट्रॉल शब्द को सुना था कि ट्रॉल क्या है, ट्रॉलिंग क्या होती है। और उसी प्रोसेस में हम लोगों ने इस बात को सीखा कि देखिए ट्रॉल की विशेषता है कि जैसे ही आप उसे अटेंशन देंगे वो पावरफुल हो जाएगा। Yes. सो ट्रॉल को आप फीड नहीं कर सकते। द मोमेंट यू स्टार्ट रिएक्टिंग टू ट्रॉल, यू आर बेसिकली मेकिंग ट्रॉल पावरफुल। द ओनली वे यू कैन एक्चुअली मेक ट्रॉल्स रिडंडेंट इज बाय आइदर इग्नोरिंग देम और फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू। राइट। ठीक है, हम लोगों ने तो तमाम किस्म की ट्रॉलिंग सही है, मतलब वो हमारे खैर सबसे सस्ती मतलब सबसे तुच्छ किस्म की ट्रॉलिंग होती है जिसमें आप कह देते हैं कि भाई आपकी आइडियोलॉजी पे कुछ बोल दिया, आपकी शक्ल पे कुछ बोल दिया, उस तरह की चीज़ें, उन पे तो आप हंस के रह सकते हैं क्योंकि इसमें कोई, या फिर अचानक आपको राष्ट्रद्रोही और पता नहीं क्या क्या बोल दिया, वो सब होता है जी। उसको तो इग्नोर करना चाहिए। लेकिन योर पॉइंट इज़ राइट कि मेरे पास 25 साल हैं इस एक्सपीरियंस के, इसलिए मैं इस बात को लगभग देखते ही पहचान सकता हूँ कि इस ट्रॉल को कैसे हैंडल करना है जी। लेकिन जो यंगस्टर्स आए हैं उनके लिए वाकई ये एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है। मैंने देखा है कि मेरी अपनी बेटी ने अपने जो अकाउंट्स को कई बार डीएक्टिवेट किया है। बिटिया है वो तय करती है क्या बताना है क्या नहीं बताना, ग्रोन अप बच्चे हैं, लेकिन अगर वो डीएक्टिवेट कर रही है इसका मतलब है कि इस उम्र के यूथ पर ये प्रेशर है। मेरी सलाह तो रहेगी कि हैव फेथ इन योरसेल्फ वन, एंड सेकंड अपने ज़िंदगी को किसी भी एक चीज़ के लिए
रेहन मत रखिए। रेहन मतलब गिरवी, मॉर्गेज, ठीक है ना। नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ऑन लाइफ। तो आप ये कहें कि मान लीजिए आपने बहुत सपने बनाए हैं किसी सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी करियर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, गिव योर बेस्ट टू अचीव दैट, लेकिन अपनी ज़िंदगी को उस पर ऐसा डिपेंडेंट मत बना दो कि अगर वो आपसे छीनने लगे तो आपको लगे कि आपकी सांस छीन ली गई है। नहीं, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर सेल्फ। तो रेहन मत रखिए, गिरवी मत रखिए। ये हम लोगों को बार बार अपने IAS के एस्पिरेंट्स को बताना पड़ता है, क्योंकि उनको बचपन से पता नहीं ये फीड किया गया होता है, जैसे कि अगर IAS बने तो सब कुछ हलता तो एक नौकरी है ना। मतलब एक नौकरी है। हम लोग जहाँ बैठे हैं यहाँ से 200 मीटर के दूर वो हर साल वो 800 लोग निकलते हैं, नौकरी पर है। तो ठीक है, उसके लिए पूरी ताकत लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने एफर्ट्स में ज़रा सी भी कमी करने की ज़रूरत है, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम मत मानिए। सफल हो तब भी, असफल हो तब भी उस प्रोसेस में तो आपने कुछ चीज़ें हासिल की होंगी ना। राइट, सो ट्रू। सो दिस ब्रिंग्स टू द पॉइंट दैट स्पेशली जो बच्चे करियर में हैं, कोई IAS में कर रहा है, कोई IIT में कर रहा है, और जो रिजेक्शन को हैंडल करना होता है या फेलियर को हैंडल करना होता है, कई लोग कई अटैम्प्ट्स भी देते हैं। जैसे मैं 12th के बाद NDA के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था, तो मैं रिटर्न क्लियर कर गया एक ही बार में। पढ़ाई में होशियार था तो रिटर्न क्लियर हो गया। पिताजी का एम था कि वो नेवी में जाना चाहते थे, उनका कोई जो उंगली है वो इंजन में आ गई थी, तो उसके बाद में वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो उन्होंने कहा तुझे जाके देना है। तो मेरा एम तो नहीं था, बट मैंने वो क्लियर कर लिया। फिर 32 SSB इलाहाबाद मेरी आई, तो 5 दिन का जो वहाँ पे SSB होता है वहाँ पे हम गए। तो पहले दिन वो काफ़ी लोगों को PABT टेस्ट लेके निकालते हैं, तो उसमें तो मैं हो गया सेलेक्ट। फिर 5वें दिन वहाँ पे रहे, तो 5th डे पे मैं लास्ट डे जो था उसमें फाइनल राउंड में नहीं आया। तो अभी ट्रेन के जनरल डब्बे में बैठा हूँ अपनी बेडिंग लेकर के, इधर IIT की तैयारी कर रहा था और उधर बेडिंग में बैठा हूँ। 2 महीना इसकी तैयारी में लगा दिए थे, इंटरव्यू की तैयारी में। तो जब आ रहा था वापस तो बड़ा डिजेक्टेड और डिवास्टेटेड था, अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन और फेलियर की फीलिंग थी। बट समहाउ मेरे सामने एक दूसरा ऑप्शन था कि मुझे IIT या IEEE और मुझे वहीं जाना है, तो उसको मैंने टैकल कर लिया। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वहीं पे ऐसे किस्से हम सुनते हैं कि चौथा अटैम्प्ट था, तीसरा अटैम्प्ट था, कई लोग ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो जो इतना अटैच्ड है अपने आउटकम से, हाउ दे कैन डील विद दिस, वो कैसे इससे डील कर सकते हैं? सी दुर्खीम ने इस बात को बार बार कहा है। आत्महत्याओं पर शायद बात करना, ट्रिगर की ज़रूरत है यहाँ पर, कि ट्रिगर वार्निंग देने की ज़रूरत है कि अगर हम आत्महत्याओं पर बात कर रहे हैं तो। लेकिन आई डोंट बिलीव कि आत्महत्याएं व्यक्ति के व्यक्तित्व की कमी का परिणाम होती हैं जी। दीज आर सोशल डिफॉर्मिटीज़। हम समाज में जब चीज़ों को, ऐसी चीज़ों की संख्या बहुत ज़्यादा कर देंगे जिनके बारे में कहा जाएगा वो जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यस, तो फिर समाज में ये दबाव काम करेंगे और इन दबावों के दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा, नो ड्रीम, नो एस्पिरेशन कैन बी मोर इम्पॉर्टेंट देन योर सेल्फ। पहली बात। दूसरी बात, यंगस्टर्स कैसे हैंडल करें? यंगस्टर्स से ज़्यादा दरअसल, जैसा आपने कहा, पिताजियों को ये हैंडल करने की ज़रूरत है। वी नीड, एज पेरेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पहली बात तो हम अपने सपने किसी पर ना थोपें, इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात उसी से जुड़ी हुई ये है कि अगर वह सपना उस व्यक्ति का भी है, बच्चे का भी है, तब भी हम उसे लगातार बताते रहें कि सपना है, इम्पॉर्टेंट है, पूरी ताकत से लो। लेकिन इस सपने में तुम सफल होगे या असफल होगे, इससे आपकी वर्थ तय नहीं होने वाली है। कलेक्टिवली ऑल्सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम ऐसी एक लंबी सी सूची देना बंद करें जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को जान से ज़्यादा गिनाना शुरू करें। हम बताते हैं धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, हम बताते हैं देश बहुत बड़ी चीज़ है, हम बताते हैं समाज, जाति, इनमें से किसी भी चीज़ के लिए जान दी जा सकती है। मैं कहता हूँ किसी चीज़ के लिए जान नहीं दी जा सकती, नहीं दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। आई एम इंक्लूडिंग द थिंग्स आई मेंशन। न धर्म के लिए, न देश के लिए, न जाति के लिए, नो। आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ये चीज़ें शायद इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जीवन के महत्व को समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। Second, failures are a wonderful escape. I don't know. I mean, I've been counting on failures nowadays. मैं लगातार, बल्कि मैं तो आजकल कह रहा हूँ इस बात को कि इतना ज़्यादा समाज ने सक्सेस को
ओवररेट कर रखा है और फेलियर को अंडररेट कर रखा है कि हम मान लेते हैं कि फेलियर, जो व्यक्ति फेल हुआ, मानो उसने फेल होने के प्रोसेस में कुछ हासिल ही नहीं किया, विच इज़ नॉट ट्रू। यस, आप फेल होने के प्रोसेस में, ठीक है, आपका नाम PDF की लिस्ट में नहीं आया, वो XYZ किसी भी चीज़ की लिस्ट हो, लेकिन क्या उससे, इस प्रोसेस में आपने जो कुछ हासिल किया उसे अंडू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। There's a diversity of experiences you have acquired. राइट, Value that. And trust me, it is equally important. I'm not saying कि सक्सेस और फेलियर के बीच में कोई सीधा का द्वंद्व है। राइट, ठीक है, फेलियर में आपके पास लास्ट स्टेप जो था वो आप मान लीजिए नहीं उस जगह तक पहुंच पाए जहां पहुंचना चाह रहे थे, उससे पहले वाले तो थे ही ना। मतलब आप ही से बात करें तो वो बच्चा जो मान लीजिए उस SSP के पहले दिन निकला, राइट, टेक्निकली आप उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, राइट, बट डज इट मीन कि उसके एक्सपीरियंस की वैल्यू आपसे कम है? नो, राइट, सही बात है। ठीक है ना। या फिर वो जो रिटर्न में बाहर रह गया, आई डू रिमेंबर मैंने CDS दिया था कभी, एंड आई न्यू वेल कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, सो आई विल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, तो मेरा जब SSP कॉल आया तो मैंने बहुत सारे लोगों को वही दिखा के काम चला लिया कि देखो ये आ गया था कॉल। मैं गया ही नहीं उसके बाद, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि आई विल नॉट बी फाइनली इन दैट प्रोसेस, और भी मतलब वजह रही, लेकिन सो इन माई ओपिनियन ज़िंदगी में वही फूड गैदरर वाली बात जी, अनुभव है। जो चीज़ें मिल रही हैं बागीचे से सब शामिल इकट्ठी करते रहिए। ये जो घोड़े की तरह, घोड़े को अगर मालूम तो ब्लाइंडर्स लगते हैं घोड़े के, राइट, ना इधर देखना ना इधर देखना, सीधा सामना देखना है। ये IIT JEE वाले लोगों को बहुत सिखाया जाता है, और सामने देखो, फोकस करो फोकस करो। आई एम सॉरी, आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। मेरे हिसाब से हैव डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, लर्न फ्रॉम द एनी मोमेंट यू कैन। सो ट्रू। मतलब मैं यहाँ इस समय बैठा हूँ, आपसे सीख रहा हूँ, टीम से सीख रहा हूँ, फिजिकल चीज़ों से भी सीख रहा हूँ। सो ट्रू। दिस इज़ व्हाट आई डू। सो आई थिंक जो फेलियर का मीनिंग है वो चेंज करने की ज़रूरत है। समाज को भी जिस तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है स्कूल लेवल से कि फेलियर को एम्ब्रेस करें, इंक्लूड करें, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट इज़ नॉट जस्ट, मतलब इसे ये मत मान के चलिए कि कोई निर्दोष प्रक्रिया है कि समाज बेचारा भूलवश ऐसा कर रहा है, नहीं। सिस्टम हैज़ डिज़ाइन अबाउट इट, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग दैट योर सक्सेस is something you have individually achieved, तो you in a sense get this right to say, मान लीजिए आपने एक व्यक्ति से कहा कि तुम बहुत अच्छे थे इसलिए तुम सफल हुए, तो इफेक्टिवली आप 999 जो फेल हुए उन्हें ये कहने का हक अपने पास रख रहे हैं कि तुम इसलिए फेल हुए क्योंकि तुम बुरे थे, विदाउट रियलाइजिंग कि सिस्टम में जिन्हें आप सफल और असफल कह रहे हैं वो तो स्कार्सिटी से निकल रहे हैं। राइट। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है तो ये समाज की जिम्मेदारी है ना कि उसको इंजीनियर बनाने की सहूलियत दे। आपके पास चूंकि उतनी सुविधाएं नहीं हैं तो आप उनमें से 1000 में से एक को बनाएंगे, 999 पे ठप्पा लगा देंगे कि नहीं आप नहीं बन सकते। सो इट इज़ द फेलियर ऑफ द सिस्टम टू वैल्यू द ड्रीम्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और चूंकि आप इसे छुपाना चाहते हैं और उस सक्सेस को लेजिटिमेसी देना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसा करते हैं। सो ट्रू, इट्स वेरी डीप एंड मतलब मैं तो उदाहरण देता हूँ हमेशा कि बारात में जब हम बारात में जाते हैं, क्यों जाते हैं भाई? सोचिए ना जरा, शादी किसकी हो रही है, दूल्हे की और दुल्हन की। हम लोग क्यों जा रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? हम बेसिकली, सही है, खाना वाना खाने जाते हैं, लेकिन मूलतः किस लिए जाते हैं? हम उस प्रोसेस को लेजिटिमेसी देने के लिए जाते हैं। हम 50 लोग गए, 2 लोगों की शादी हुई, 48 लोग वहाँ गवाह भी थे और सोशल सैंक्शन दे रहे थे उस प्रोसेस को, राइट? सिमिलरली इन ऑल दीज प्रोसेसेस सेलेक्ट कौन होगा? 1, 2, 4, यू आर पार्ट ऑफ द एंटायर हर्ड। क्यों? यू आर गिविंग लेजिटिमेसी टू द सिस्टम। आपने IIT कोशिश की, आपका IIT नहीं हुआ, आप NIT में रह गए, आप किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज से करके आए, तो आपके सामने जब IIT वाला इंजीनियर आएगा बिना मतलब ऐसे दब के बैठे हैं, मैंने भी दिया था, इसने भी दिया था, इसका हुआ, मेरा नहीं हुआ। सो यू आर बेसिकली गिविंग लेजिटिमेसी टू दैट स्टैम्प। सो दिस इज हाउ द पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ कॉम्पिटिशन्स वर्क। कि वो ठीक है, कुछ लोगों को सफल कहना ताकि बहुत बड़ी संख्या उसकी तरफ लालायित रहे। और मज़ेदार बात है, ये सारी इंडस्ट्री, मोटिवेशन, कोचिंग, ऑल ये सक्सेसफुल लोगों से नहीं चल रही है, ये फेल वालों से चल रही है।
बहुत बड़े फेल वाले लोग जिनमें कामना है कि वो पास हों, राइट और उनके मन में ये शक है कि उनमें ही कमी है जिस वजह से नहीं हो रहे हैं। राइट राइट। और ये जो जैसे आपने कहा कि एक शक अपने अंदर होता है और एक कंपटीशन भी है, तो इससे और सोशल मीडिया जैसे ग्रो कर रहा है तो एक सोशल कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आजकल। लोग अपनी सोशल लाइफ देखते हैं, सामने वाले की सोशल लाइफ देखते हैं, दोनों की सोशल लाइफ को कंपेयर करके और कहीं ना कहीं डीप डाउन अपनी सेल्फ एस्टीम को डाउन कर देते हैं। तो इस सोशल कंपैरिजन से लोग कैसे बाहर आ सकते हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम को किन ग्राउंड्स पे बेस करें? बिकॉज सोशल कंपैरिजन तो बहुत ही किसी में सुपीरियरिटी ला रहा है, किसी में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ला रहा है। तो वेयर वी शुड बेस अवर सेल्फ एस्टीम एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस सोशल कंपैरिजन ट्रैप? सी, मतलब मैं ये दावा नहीं कर सकता योगेंद्र जी कि मेरे पास इसका ईमानदारी से कोई उत्तर है। जो मैं बता सकता हूँ वो ये है कि हम लोगों ने जब सोशल मीडिया में कूदे हम जी और ये लंबी यात्रा हो गई, अब लगभग 19 साल हो गए हैं, राइट तभी से हमने देखा कि सोशल मीडिया में छवियों का संघर्ष चलता है। ओके ठीक है, फॉरगेट अबाउट दिस कंपटीशन, इवन द नॉर्मल डे टू डे लाइफ, हर व्यक्ति बड़ी मुस्कुराती हुई तस्वीरें अपने परिवार की, घूमने जाने की, जबकि हम में से अधिकांश को उनकी ज़िंदगी की या बहुत लोगों को उनकी ज़िंदगी की असलियतें भी पता है जी कि जितनी मुस्कुराहट इस तस्वीर में दिख रही है ज़िंदगी में उतनी मुस्कुराहट नहीं है। जी क्योंकि इफ़ यू गो बाय फॉर एग्जांपल द इंस्टाग्राम, इट वुड अपीयर कि मानो देश तो बहुत खुश है, सभी खुश लगते हैं, सभी खुश दिखाई देते हैं, Right. सभी शानदार रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए चमकदार वो एकदम इंस्टाग्राम फ्रेंडली फूड खाते हुए दिखाई Travel देते कर रहे हैं हैं। दे आर ट्रेवलिंग, दे आर सक्सेसफुल। इफ वी गो बाय लिंक्डइन, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कि सबके पास ही सॉल्यूशन है। अगर मतलब मेरे हिसाब से जब हम प्रॉब्लम को समझ जाते हैं तो आधा सॉल्यूशन तो वही निकल जाता है। राइट So we know that this is a kind of a fake world. So if you have to compare something, if at all you have to compare, why compare is a valid question. राइट लेकिन मान लीजिए आपको कंपेयर करना ही है, तो अपने आप को, असली चीज़ को फेक से क्यों करोगे? राइट अपने फेक को फेक से होने दो जी। भाई आपके भी मुस्कुराती हुई 4 तस्वीरें होंगी ना, वो उससे कंपेयर हो रही है, मुझे नहीं दिक्कत है। लेकिन मैं इसलिए दुखी हो जाऊं कि यार इसकी ज़िंदगी में कितना खुशी है और मेरी ज़िंदगी में नहीं है। इसकी ज़िंदगी में कितनी सफलता है, मेरी ज़िंदगी में नहीं है। इसकी ज़िंदगी में कितनी अचीवमेंट्स हैं, मेरी ज़िंदगी में नहीं है। इन माय ओपिनियन ये कंपैरिजन कहीं नहीं पहुंचाएगा। मैंने एक तस्वीर अगर कभी इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैंने अपनी एक रोती हुई तस्वीर उस पर लगाई, एकदम आंसुओं के साथ वाली तस्वीर। आमतौर पर परिवार को लेकर, चूँकि नीलिमा भी बहुत लोकप्रिय लेखिका हैं और बातचीत हमारी फेसबुक की दुनिया तो उन्हें जानती है, तो हम लोगों को बहुत आदर्श युगल वाले मोड में लोग देखते रहे हैं। तो वो वाली तस्वीर मैंने जब लगाई तो लोगों ने कहा कि भाई ये क्यों आप तस्वीर लगा रहे हैं? क्योंकि उस समय एक ट्रेंड चला था जी वो ट्रेंड था सेल्फी विदाउट मेकअप, जो कि जेंडर महिलाओं ने लगाया था। तो मैंने कहा कि मेकअप का मतलब केवल वही नहीं है कि हमने कॉस्मेटिक कौन कौन सा लगा रखा है, हमने जो नकली स्माइल्स ओढ़ रखी हैं वो भी तो एक मेकअप ही है ना। मैं केवल छवि देने की कोशिश कर रहे हैं। राइट तो इफ़ आई हैव टू बी माई सेल्फ, तो मेरी सैडनेस भी तो मेरा ही हिस्सा है ना। राइट चाहे वो ज़िंदगी में थोड़ी बात हो, लेकिन जिस मोमेंट पे उस मोमेंट में तो वही सच है ना। राइट तो लेट अस बी इन पब्लिक द वे वी आर। ठीक है, ऐसा करने से वो जो छवियाँ बनती हैं ना वो टूटती हैं। राइट और जब छवियाँ टूटती हैं तब सच्चाई को थोड़ा बहुत निकलने की गुंजाइश मिलती है। तो मेरी समझ तो गलत सही हो सकती है, आई एम स्टिल अ लर्नर, लेकिन मेरी समझ तो ये है कि बहुत लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। जितना लोड लेंगे वो उतना आपको परेशान करेगा। राइट इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट, लेकिन इट कैन बी डन। यंगस्टर्स के लिए थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों को दूसरी चीज़ें और स्ट्रगल्स वाला फेज़ उन्होंने सोशल मीडिया, वो पैदा हुए तभी सोशल मीडिया था, तो इसलिए उन्हें नहीं पता कि ये एक फेक वर्ल्ड है। आई होप दे लर्न वेल। हमारे स्कूल को, हमारे कॉलेजेस को ये सिस्टम उन्हें समझाना चाहिए कि फेक चीज़ों के लिए, छद्म चीज़ों के लिए जो वास्तव में उनके पास है उसको इग्नोर ना करें। लवली, सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। और कि कई बार ये कहते हैं ना कि लोग उतने खुश नहीं हैं जितने वो अपने सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, और ना ही इतने बिल्कुल नहीं है खूबसूरत सर, हैं।
ना खूबसूरत हैं, ना ईमानदार हैं, ना संवेदनशील हैं। सच बात है। लवली। तो सर आपने किताब भी लिखी है जेंडर पे, और चाहे वो जेंडर इक्वालिटी हो, चाहे वो राइट्स की बात हो, आजकल बहुत डिबेट होता है जेंडर आइडेंटिटी पे। सो पहली चीज़ तो कैसे जेंडर आइडेंटिटी हमारे बिहेवियर्स को शेप करती है, और ओवरऑल जेंडर आइडेंटिटी हमारी सोशल आइडेंटिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है? यूँ हर सोशल कैटेगरी पे लागू होता है, लेकिन जेंडर पर स्पेसिफिकली कहने की ज़रूरत है, समझना भी थोड़ा सा उस पर आसान है। सिमोन ने बहुत पहले कहा कि स्त्री जो है वो पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। तो हम जिस बायोलॉजिकल सेक्स के साथ पैदा होते हैं वो हमारी बॉडी का सच है, लेकिन जो हमारी सामाजिक स्थिति है, हमारा जो सामाजिक व्यवहार है, वो हमें जो ढालने वाले प्रोसेसेस हैं, जिन्हें हम सोशलाइजेशन कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं, उससे तय होता है। इस वजह से स्त्रियां स्त्रियों जैसा व्यवहार करती हैं और पुरुष जैसा व्यवहार करने के लिए अभिशप्त होते हैं। इसमें उनको कौन से कपड़े पहनाए गए से लेके उनको कौन से खिलौने खेलने के लिए दिए गए, सब अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। मसलन अगर आप कैसे बैठे हैं, स्त्री हैं तो आपको कैसे बैठने के लिए सलाहें दी जाएंगी और कैसे बात करने की सलाहें दी जाएंगी। ये सारे फैक्टर तय करते हैं कि आपकी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो कैसे निर्मित होगी। और जाहिर है कि जब ऐसा होता है तो फिर इसके आधार पर हमारे समाज में तो ये भी तय होता है कि आपको कौन से संसाधन मिलेंगे, कितने संसाधन मिलेंगे, कितने अवसर मिलेंगे, कितनी भागीदारी मिलेगी। ठीक है ना। इसलिए हमारे समाज में जेंडर डिवीज़न बहुत ही अधिकांश समाजों में है, लेकिन हमारे समाज में और भी ज़्यादा मुखर है। तो इससे हमारी जो सामाजिक जो पहचान तैयार हो रही है वो केवल इस बात से तैयार नहीं हो रही है कि आप किस रूप में पैदा हुए थे, और इसको आज के समय के हिसाब से अगर बढ़ा लिया जाए तब तो हम इसे केवल स्त्री और पुरुष में ही नहीं देख सकते। फिर हमें उसके बीच, इस पूरे लैंडस्केप के जो बीच की सेक्सुअल आइडेंटिटीज़ हैं, जो जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, LGBTQ वो प्लस, उन सबको भी देखना पड़ेगा। तो वी आर व्हाट वी आर मेड, नॉट नेसेसरीली व्हाट वी आर बॉर्न एज। और ये प्रोसेस दुर्भाग्य से और सोशल कैटेगरीज पे भी लागू होता है, कास्ट पे लागू होता है, कम्युनिटी की आइडेंटिटी पे लागू होता है, बहुत सारे मामलों में तमाम सोशल कैटेगरीज पे लागू होता है। दिस इज़ हाउ वी आर कंस्ट्रक्टेड टू बी प्रिसाइज। और इनफैक्ट कई बार हम किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड भी हो जाते हैं। सो जैसे कि एक हमारी एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, सपोज़ कि मैं ये मान के चलता हूँ आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, और एक तरफ एक ये आइडेंटिटी भी है आई एम अ ह्यूमन बीइंग। सो कई बार हम देखते हैं कि रिलीजन के नाम पे या किसी छोटे मोटे एक रिलीजियस इश्यूज़ पे लोग एक दूसरे को मारने के लिए तक तैयार हो जाते हैं। तो आपको ये लगता है कि ये लेयर्स में रहती हैं आइडेंटिटीज़, और जिससे हम सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाइड हैं वो उस मोमेंट में ट्रिगर होकर के वही हमें कंट्रोल करने लगती है? यू ब्यूटिफुली प्लेस्ड इट। जिस तरह से आपने कहा, बहुत खूबसूरत तरीके से कहा है। हम लोग इसे जब हम आइडेंटिटी पढ़ाते हैं तो इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं, जिसका मतलब है कि हम मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए मैं पुरुष हूँ, मेरी एक जाति है, मेरा एक धर्म है, मेरा एक देश है, ये सब मेरी आइडेंटिटीज़ बना रही हैं। अब इनमें से कोई सी एक आइडेंटिटी किसी एक एक्सटर्नल या कभी कभी इंटरनल, लेकिन जनरली एक्सटर्नल स्टिमुलस पर रिएक्ट करते हुए अचानक इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अचानक मेरा पुरुष होना मेरे हिंदू होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट। ठीक है। और उस पुरुष होने वाले आइडेंटिटी में मैं जो पुरुषोचित व्यवहार है या वेरिएशन है या डेविएशन है या बुरा व्यवहार है वो मैं करने लगूँगा। इसलिए जब मैं क्लास में इसे हैंडल करता हूँ तो मैं बार बार कहता हूँ हमारी आइडेंटिटी दो तरह की होती है। एक जो हिंदी में बोला जाता है प्रदत्त अस्मिता है, यानी यू आर गिवन आइडेंटिटी, यू नेवर अप्लाइड फॉर इट, यू नेवर वर्कड फॉर इट, यू वर बॉर्न एज हिंदू, यू वर बॉर्न इन इंडिया, सो यू आर कंडेम्ड टू हेट पाकिस्तानीज। अनफॉर्चुनेटली कोई कारण नहीं है, आप चूंकि इस देश में पैदा हुए इसलिए आपकी मजबूरी है कि अपने जैसे उस बॉर्डर के दूसरे वाले लोगों से आपको नफरत करनी। Same applies to your religion, caste and other thing. जिस आइडेंटिटी को हासिल करने में आपका इतना सा बित्ता भर भी कोई योगदान नहीं है, उस पर ना तो घमंड करने का कोई औचित्य है और ना ही शर्मिंदा होने का।
ठीक है ना, मान लीजिए आप एक सो कॉल्ड लोअर कास्ट में पैदा हुए, क्या आपके हाथ में था? नहीं. सो यू नीड नॉट फील अशेम्ड फॉर इट, राइट? सो जो आइडेंटिटी गिवन आइडेंटिटी है उसमें न तो शर्मिंदा होने का कोई मतलब है, ना कोई ना गर्व करने का मतलब. गर्व से कहो मैं भारतीय हूँ, क्यों भाई? पाकिस्तानी भी गर्व से कहेगा मैं पाकिस्तानी हूँ, क्या मतलब हुआ इस बात का? सो अप्लाइज फॉर हिंदू और मुसलमान. लेकिन दूसरा आइडेंटिटी भी होती है, जो आइडेंटिटी हम एक्वायर करते हैं, जिसे हम अर्जित अस्मिता कहते हैं. उसके लिए आपने मेहनत की. मान लीजिए आप कहें कि आप डॉक्टर योगेंद्र हैं, आपने पीएचडी हासिल की है, यू वर्कड फॉर इट, देन मे बी कह रहा हूँ केवल, बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन मे बी, मैं डॉक्टर विजयन चौहान हूँ, दिल्ली की गरीब बस्ती से पैदा होकर आगे तक पहुँचा, मैंने पीएचडी की, तो एक बार को मेरे मन में ये आ सकता है कि यार मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, ये भी कोई घमंड की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरी अर्जित अस्मिता है. हाँ, मैंने अर्न किया है. सो मे बी आई एम एंटाइटल्ड, अ लिटिल बिट एंटाइटल्ड, बट नॉट फॉर द गिवन आइडेंटिटीज. एक बार जैसे हमें ये समझ में आना शुरू होता है, तब हमें समझ आता है कि मैं ब्राह्मण था या मैं सवर्ण हूँ, मैंने इसके लिए अप्लाई नहीं किया था, कोइंसिडेंट है, ठीक है ना. इसलिए मेरे पास किसी दलित की तुलना में या किसी ब्लैक की तुलना में या किसी स्त्री की तुलना में, जो भी मेरी आइडेंटिटी हो उसके कंपैरिजन में, कोई भी एक्स्ट्रा एंटाइटलमेंट नहीं है. एंड वंस आई रियलाइज इट, तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाती है. सोच के देखिए, अगर आप इन वाली घृणाओं को निकाल दें तो बहुत सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, अलग बात है, लेकिन दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी. आप किसी भी अपने से भिन्न व्यक्ति से सीखने को आतुर हो जाएंगे, क्योंकि वो आपसे भिन्न है. वो मान लीजिए अफ्रीका से आया है, आप पहले तो नफरत कर सकते हैं उससे, लेकिन अब क्यों करेंगे? अपरिचय से होती है नफरत, लेकिन अगर आप उससे सीखना चाहेंगे तो आपको 4 चीज़ें सिखाएगा, 4 आप उसे सिखाएंगे, दुनिया खूबसूरत रहेगी. तो दिस इज हाउ आई सी डाइवर्सिटी इन आइडेंटिटी थिंग. और आई थिंक इसी को यूज़ करते हुए जो आपने शुरुआत में पोलराइजेशन की बात की थी, तो आई थिंक कई बार चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, सब तो नहीं बट मैक्सिमम लोग शायद इसी के बेसिस पे डाइसेक्शन कर देते हैं सोसाइटी का, कि एक आइडेंटिटी वाले लोग इधर हो जाएं, एक आइडेंटिटी वाले उधर हो जाएं. क्वाइट ऑब्वियसली इट सूट्स देम. मतलब देखिए, और मतलब चलिए, राजनीतिक तो बहुत प्रिय पंचिंग बैग है जी. सर पूरा मिडिल क्लास पॉलिटिशियन बुरे होते हैं उनको, लेकिन आप ईमानदारी से देखें तो केवल वहीं तक सीमित नहीं है जी. मतलब मान लीजिए आपके परिवारों में कोई बच्चा आके कहे कि मैं दूसरे फेथ की लड़की से या लड़के से मोहब्बत करता हूँ, या LGBTQ कम्युनिटी में मान लीजिए कोई कहे कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ, अचानक आपके अंदर से सींग निकल आते हैं. आपके लिए उसे एक्सेप्ट करना माता पिता के लिए मुश्किल हो जाता है. ठीक है. और ये क्यों होता है? क्योंकि हमें बताया गया कि हमसे भिन्न जो है, अपरिचय जिससे है, उसे हमें सावधान रहना है, उससे हमें दूर रहना है. ज़रूरत पड़े तो उसे हमला कर देना है, उसे ख़त्म कर देना है, उसे निपटा देना है. वी आर स्केयर्ड बिकॉज ऑफ आवर ओन इनसिक्योरिटीज़. राइट. तो इफ़ यू आर एबल टू हैंडल इट, द वर्ल्ड बिकम मोर ब्यूटीफुल. और इसका दूसरा नुकसान भी बड़ा डरावना है. इससे हमारे तमाम स्ट्रक्चर्स एक्सक्लूड करने वाले बन जाते हैं, राइट. बहिष्करण करने वाले. हम लगातार कोशिश करते हैं हमारे परिवारों में हमारी ही धर्म और जाति के लोग होने चाहिए. सोच के देखिए कितना खूबसूरत परिवार होगा जिस परिवार में एक ही परिवार के अंदर अलग अलग धर्म के लोग होंगे या जाति के लोग. कितना खूबसूरत होगा. उसमें अगर आप इस तरह से बैठ के बात कर रहे होंगे तो कितना एक नॉर्मल बातचीत में सीखेंगे, कितना कुछ सीखने, कितना कुछ सीखेंगे, और कितना खूबसूरत तो आनंद की चीज़ होगी. आप कुछ नया कर रहे होंगे, रोज़ कुछ नया तरह का खा रहे होंगे, नए रीति रिवाज सीख रहे होंगे, बातचीत सीख रहे होंगे. बट नहीं, हमें डर लगता है, इसलिए हम अपने आसपास एक कोटरी बुनना शुरू करते हैं. कोटरी बुनना शुरू करते हैं तो बाहर के लोगों से नफरत करना आसान हो जाता है. जब आप नफरत कर रहे हैं तो पॉलिटिशियन तो इस्तेमाल करेगा ही ना. उसको मिल रहा है, पका पकाया मिल रहा है, भाई इसको इसके साथ लड़ा दो मैं जीत जाऊंगा, तो लड़ा देगा वो. पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है. दुर्भाग्य से अगर हम नहीं सीखेंगे तो भविष्य में भी होगा. इसको कैसे सीख सकते हैं आपके हिसाब से? क्या मतलब के स्टेप्स हो सकते हैं कि इस चीज़ से लोगों को बाहर लाया जा सके? व्हाट See, something which we unfortunately have nurtured for generations. Yes. First of all, we should not start expecting that it will vanish in a day. True. To begin with, what we can do is, जैसा मैंने कहा, अपरिचय जो है वो आम तौर पर तमाम किस्म की आशंकाओं और संदेह का मुख्य कारण होता है. Right. तो जो आपसे भिन्न है
पहले आप उसे जानने की कोशिश कीजिए। यस, उसको डिस्कार्ड करने के बजाय। मतलब तमाम चीज़ों में, आपकी फूड चॉइसेस से लेकर कपड़ों तक, आपकी जाति धर्म से लेकर देश तक, जो आपसे भिन्न, अगर आप भारतीय हैं तो सोचिए जरा, जानने की कोशिश कीजिए कि यार श्रीलंकाई लोग कैसे होते हैं या यूरोपीय लोग कैसे होते हैं। जैसे ही परिचय के लिए आपका थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा, आप पाएंगे कि आप कम कट्टर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म हो जाएगा, एक पीढ़ी में शायद ख़त्म नहीं होगा। राइट। और दूसरा, जैसा हमेशा कहते हैं कि अंधेरे को प्रकाश ही दूर कर सकता है, जी। नफरत को प्रेम ही दूर कर सकता है। जब मौका मिले प्रेम को खुलकर व्यक्त कीजिए। प्रेम छिपाने की चीज़ नहीं है, नफरत छिपाने की चीज़ है। हम इसका ठीक उल्टा करते हैं। नफरत को हम छाती पीट पीट के दिखाते हैं, बकायदा रोड पे गाड़ियां जला जला के दिखाते हैं। गाड़ियां जला के, गाड़ियों पर लिख कर ठीक है। और प्रेम को हम छिपाते फिरते हैं। और जी 14 फरवरी हुई, डंडे लेके चल देंगे। अरे यार, प्रेम है दोस्त। ठीक है, तो प्रेम को व्यक्त कीजिए, ताकत से व्यक्त कीजिए। नफरत को अभी थोड़ा सा दबा सकें तो अच्छी बात है, पर छिपा तो लीजिए कम से कम। शर्मिंदगी की बात है, उस पर गर्व मत कीजिए। तो एक चीज़ और यहाँ पे आती है कि कई बार जो सेल्फ एस्टीम है हमारी, वो इस पे निर्भर करती है कि हम कई बार खुद से कितना प्यार कर पा रहे हैं। और मैंने अपनी जर्नी में बहुत लोगों को देखा है कि अपनी सेल्फ एस्टीम वो अपनी बॉडी आइडेंटिटी से जोड़ के रखते हैं कई बार। तो इस पे आपका क्या टेक है और इसमें लोग कैसे बाहर आ सकते हैं? कई लोगों को दे हैव बॉडी आइडेंटिटी में भी कुछ अगलीनेस है मेरे में, या फिर मेरी हाइट कम है, या ये इश्यूज़ है जिसकी वजह से वो अपनी सेल्फ एस्टीम को डाउन कर रहे होते हैं। और हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि somebody is always judging the weakest point I have in my body. So what is your take on that and how can person deal with this? एक फिलोसोफर ने कथन दिया, उसने कहा कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो आप सोचते हो कि मैं हूँ। मैं दरअसल वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप सोचते हैं कि मैं हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई एम सॉरी, लेकिन इसका मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एक्चुअल सेल्फ है वो इस बात से क्रिएट नहीं हो रही है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, ना ये कि आप मेरे बारे में क्या सोचते। दुर्भाग्य से वो इस बात से तय हो रही है कि जो मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में सोच रहे होंगे। यस, राइट। यस। सो ऑब्वियसली जब ऐसी स्थिति होगी तो आप लगातार अपने आप को एक भिन्न जगह से देख रहे होंगे। राइट। यू आर इनकैपेबल ऑफ लविंग योर सेल्फ बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग इनवर्ड। राइट। यस। आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरे से देखने की अपने आप को कोशिश कर, अजम्पशन पे बेस्ड है। आपने मान लिया कि यार मैं तो बुरा, मतलब मेरे रंग को लेकर मुझे अक्सर ये होता था, मुझे हमेशा पता लगा कि जिस बातचीत के दौरान लड़कियों से भी बात हुई अपनी, जिस समय हम ज़्यादा युवा थे, या आज भी लोगों से बातचीत होती है, तो कि फॉर मोस्ट इट डजंट मैटर एट ऑल। यस, डजंट मैटर आपकी हाइट क्या है, आपका रंग क्या है, बहुत बार आपकी भाषा क्या है, इससे भी लोगों को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पता नहीं क्यों लग रहा होता है कि बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, बट कमिंग टू इट, हाउ टू हैंडल इट, मेरा मानना है कि एक चीज़ है जिसे हम सेल्फ कंपैशन कहते हैं। जी। अपने प्रति कंपैशनेट रहिए, सद्भाव रखिए, अपने प्रति बहुत क्रूर मत हो जाइए। समटाइम वी आर ब्रूटल अगेंस्ट आवरसेल्फ, वो होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि अपने से भिन्न लोगों से जब आप मिलेंगे और देखेंगे, देन यू रियलाइज कि ऐसा कोई सा स्पेक्ट्रम नहीं है जिसमें आप दूसरे सिरे पर हैं। मान लीजिए आपकी चमड़ी का रंग काला है, जब आप पूरी दुनिया को देख रहे होंगे तो रियलाइज करेंगे हमारे इस दुनिया में तो अरबों लोग बहुत काले हैं एंड दे आर परफेक्टली हैप्पी, दे आर परफेक्टली ऑल राइट। सो इज़ विद हाइट, सो इज़ विद अदर बॉडीली थिंग्स, ठीक है। मुझे तो बल्कि ये लगता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि बॉडी को लेकर, स्वास्थ्य अपनी जगह पर है, लेकिन बॉडी को लेकर कुछ ज़्यादा सोचना कम होना चाहिए, बंद होना चाहिए। राइट। दैट विल बी बेटर। मतलब मेरे हिसाब से तो जिंदगी, सेल्फ एस्टीम इस पे नहीं निर्भर करनी चाहिए, आप फिट रहें, हेल्दी आप रहें। इस बात से कैसे तय कर सकते हैं कि भाई आप इस हिसाब से, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर से आइडेंटिटी पे आ रहा है, हम सॉरी, क्योंकि मेरा फेवरेट एरिया तो वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को हम डिसेबल्ड कहते हैं, जिनके पास आँख नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास और दूसरी डिसेबिलिटीज़ हैं, हम तो इफेक्टिवली कह रहे हैं कि उनको जीना ही नहीं चाहिए।
if body is such a important thing, Right. but that is inhuman to even think about. And I've been working with the disabled for many years, and I realized that पता नहीं ये कंस्ट्रक्टेड कमियां हैं, अभाव हैं. ये अभाव एक्चुअली ज़मीन पर नहीं है. बना लिए हैं दिमाग ने. वे लोग उतने ही, वे भी क्या, वो भी हम ही लोग हैं. हम लोग उतने ही कैपेबल हैं जितने एबल्ड बॉडी होते हैं. मैं तो एबल्ड और डिसेबल्ड में बात कर रहा हूँ. उसमें आप एबल्ड में भी देखें जी, नहीं जी आपका रंग कौन सा है, और आपके दांत कैसे दिखाई देते हैं, और आपका सर कैसा दिखाई देता है. इसमें फिर से मीडिया की एक भूमिका है. वही सब कुछ सुंदर सुंदर आप दिखाएंगे तो हर व्यक्ति को जो उस टेम्पलेट से नहीं लगेगा उसी के अंदर कोई कमी है. सही बात है. बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया कहा आपने. और एक और चीज़ कि लोग इंटरव्यूज़, आप इतने सारे मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो एक जो एंग्जाइटी रहती है एग्ज़ाम से पहले या इंटरव्यूज़ से पहले, जो बंदा अपना कॉन्फिडेंस खो रहा होता है, सो हाउ दे कैन हैंडल देयर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम इन दोज मोमेंट, स्पेशली जब वो एंक्शसनेस आ रही है. मैंने कई लोगों में देखा कि जब घर में तैयारी कर रहे हैं दे आर वेरी गुड, बट जैसे ही जो मेन जगह पे जाते हैं वहाँ पे दे मेस्ड अप. सो इसको कैसे डील किया जाए? खैर मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है. मतलब मुझे बहुत खुर्राट और खूंखार किस्म का इंटरव्यूअर माना जाता है. तो आई हैव सीन पीपल बिकमिंग वेरी एंग्शियस. In fact, I cannot share, but the thing is, I have seen people getting really miserable. Right. People crying, properly crying. I have seen people literally pissing, and other things. Yes. So, and it is primarily because of that setting. But at the same time, एक बड़ी वजह ये भी है कि जब हम किसी चीज़ को किसी अन्य चीज़ की, भविष्य में आने वाली चीज़ की प्रीकर्सर या कंडीशन की तरह देखना शुरू करते हैं, तो हम उससे डरना शुरू करते हैं. राइट. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं पहले से ये सोचूँ ये बात करनी, ये होगा वो होगा, एंड आई स्टॉप्ड एन्जॉइंग दी एक्चुअल कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो क्या होगा? मैं बहुत एंग्शियस बातचीत कर रहा हूँगा, मैं बहुत तनाव में होऊंगा. बट इफ़ यू स्टार्ट एन्जॉइंग द प्रोसेस, तो क्या होगा? अचानक आप सहज हो जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, आपको अपने ऑडियंस की या जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी आंखों में चमक दिखाई देने लगी. यू आर एबल टू सी इन टू द आईज ऑफ द पर्सन यू आर टॉकिंग टू. ठीक है ना? ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? द मोमेंट यू स्टार्ट एन्जॉइंग द प्रोसेस. इसलिए फिर से वही, किसी भी चीज़ को उससे पहले वाली चीज़ का रेहन नहीं मानना है, उसका मॉर्गेज नहीं मानना है, गिरवी नहीं मानना है. मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं, इसकी कंडीशन है कि ये वाला इंटरव्यू, इसलिए मैं इस इंटरव्यू को बर्बाद कर दूँ, कोई मतलब नहीं. आप कहिए कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको किसी ने खैरात में मौका नहीं दिया है कि आप इंटरव्यू दीजिए. आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, मुश्किल एग्ज़ाम क्लियर किया, तब आपको मौका मिला. यानी कि एक अचीवमेंट है, और अचीवमेंट में क्या होना चाहिए? आपको उस मोमेंट ऑफ अचीवमेंट को एंजॉय करना चाहिए. सो ट्रू. कितने लोगों को धौलपुर हाउस जाके इंटरव्यू देने का मौका मिलता है? इतने से. आपको मिल रहा है, आप उसे एंजॉय नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि आपको डर है कि इसके इंटरव्यू के आधार पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा. फोकस आने वाले रिजल्ट पे रख रखा है. वही. अगर आपको, मैं उसमें हमेशा उस फिल्म का इस्तेमाल करता हूँ. अगर आपको चक दे इंडिया मूवी याद हो, यस, जब वो फाइनल, शाहरुख खान पहले खूब अच्छे से बताते हैं ऐसे खेलना है वैसे खेलना है. जब फाइनल खेलना होता है, तब वो टीम को बुलाते हैं, कहते हैं आज मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे खेलना है, क्योंकि उसने खुद भी उस लेवल पे नहीं खेला. राइट. वो कहते हैं कि लेकिन अगर अगले 70 मिनट, 35 मिनट के 2 हाफ, अगर आपने पूरे आनंद के साथ एंजॉय करते हुए हॉकी खेली जी, तो अपनी ज़िंदगी की बेस्ट हॉकी खेलेंगे, और फिर कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है. राइट. सो दिस इज़ व्हाट आई से, व्हेन यू आर इन द मोस्ट एंग्शियस मोमेंट, एंजाइटी से भरे मोमेंट में, स्टार्ट एंजॉइंग इट. अगर आपको विजेंद्र सिंह चौहान बहुत खूंखार इंटरव्यूअर दिखता है, सामने बैठ के उसके मजे लेने शुरू कर दो. क्या भाई यार, ये खुद ही टेढ़ा बैठा हुआ है. द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, सडनली यू विल बी लाइटर. ठीक है ना? यू विल बी लाइटर एंड स्टार्ट एंजॉइंग इट. द एंजाइटी विल disappear. Lovely. I cannot claim that it will disappear totally. Right. Honestly, but at least it will be in control. But you'll be in control of the situation. Right. And once you're enjoying it, तो बाद में जो भी होगा, वो 35 मिनट, वो 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन पाएगा. आप सारी ज़िंदगी उसे खुश होकर याद रखेंगे, यार जो हुआ वो हुआ, लेकिन उस 35 मिनट में मैंने बोर्ड के साथ मज़ेदार बातचीत की. Lovely. सो आई थिंक कई बार वो जो बात भी करते हैं ना कि दैट एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी,
जो अनिश्चितता उसको अगर एक्सेप्ट कर लें, तो जो फियर और एडवेंचर में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक्सेप्टेंस का ही है. द मोमेंट वी एक्सेप्ट फियर इज ड्यूरिंग द स्काई डाइविंग. व्हेन आई वाज डूइंग स्काई डाइविंग इन दुबई, 14,000 स्क्वायर फीट पे हम ऊपर थे, वहाँ से फिर बाद में नीचे कूद रहे थे, तो उस मोमेंट पे इतना डर अपने पीक पे था बिल्कुल. बट जैसे उस मोमेंट को एक्सेप्ट किया एंड सडनली इट बिकेम एडवेंचर. वो 8-10 सेकंड का फॉल ऐसा लग रहा था कि मज़ा आ गया जिंदगी में. must have been beautiful, मज़ा आया होगा. सो जस्ट एक्सेप्ट कर लें तो शायद डीप बात बन जाएगी. अब यहाँ पे एक और चीज़ कि जब जैसे आप इतने इंटरव्यूज़ लेते हैं, ये मेरे का पर्सनल क्वेश्चन ही है मेरा, कि कई बार आपके भी अपने बाइसेस होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के रहे होते हैं. तो कई बार क्या वो बाइसेस जो होते हैं वो बीच में आते हैं जब आप किसी स्टूडेंट को वहाँ पे जज कर रहे हैं या फिर उसे समझ रहे हैं, तो कितना आपके जो टेंडेंसीज होती हैं या बाइसेस होते हैं या बिलीव्स होते हैं वो कितना रोल प्ले करते हैं वहाँ पे? सी आई एम इन लर्निंग प्रोसेस. 20-22 साल काम किया है और उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ, और आई एम बीन सेइंग इट पब्लिकली. हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि इंटरव्यूअर के प्रेजुडिसेस और बाइसेस नहीं हैं. राइट. But I am one such interviewer which has consciously work to ensure कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो बायसेस नहीं हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इस बात को सीखा है और ये बहुत मुश्किल सीखना है. मैंने इस बात को हिंदू कॉलेज में कहा था और लोगों ने इस बात को बाद में फिर अप्रिशिएट किया ना कि उस समय लोगों को दिक्कत हो रही थी. जी. वो ये कि इट इज़ ईजी टू जज पीपल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अनजज पीपल. राइट. एंड आई हैव लर्न in my life how to unjudge people. I'm not at all suggesting that I don't have biases. Right. The only thing I'm saying is that my biases, if these are there, they are in the favor of marginalized. Okay. तो इसलिए उन कैंडिडेट्स को कभी कभी मुझसे आपत्ति होती हो कि आई कैन फील, जो कि मान लीजिए प्रिविलेज्ड क्लास से आए. ओके. ठीक है, दे आर कमिंग फ्रॉम द प्रिविलेज्ड. राइट. पिताजी आईएएस हैं, माताजी आईपीएस हैं, ठीक है ना, खुद अपर कास्ट हैं, हिंदू हैं, अच्छे कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, ऑल प्रिविलेजेस. राइट. वो कैंडिडेट मेरे सामने बैठा है, देन इट मे अपीयर समटाइम कि यार ये व्यक्ति मुझसे कुछ ज़्यादा कड़ा हो रहा है. वाई? बिकॉज आई कैन सी दोज प्रिविलेजेस एंड इन कंपैरिजन टू समबडी एल्स जिसके पास डेप्रिवेशंस ज़्यादा हैं, प्रिविलेजेस कम है. ठीक है ना. इट कैन बी फॉर एग्जांपल द फीमेल कैंडिडेट्स, वी डिस्कस जेंडर, तो फीमेल कैंडिडेट्स को डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है. राइट. फॉर ऑब्वियस रीजन. मान लीजिए आप मुखर्जी नगर में रहते हैं, आपको 8 बजे वापस घर आ जाना है या 10 बजे घर वापस आ जाना है. दूसरे लड़के के पास 1 बजे तक पढ़ने और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका है. फ़र्क पड़ेगा. ठीक है ना. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उनको अपने शहर से उठ के दिल्ली आना ही अपने आप में कितनी बड़ी दिक्कत है. सो सिमिलरली अदर डेप्रिवेशंस ऑफ अदर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन. सो इफ देयर आर बायसेस इन मी, आई एंश्योर दैट दीज बायसेस आर अगेंस्ट द प्रिविलेजेस एंड नॉट अगेंस्ट द डेप्रिवेशंस. ऐसा नहीं होगा कि विजेंद्र चौहान के नाम के आगे चूंकि चौहान लगा हुआ है इसलिए वो दलितों के अगेंस्ट बायसेस रखेगा. इट विल बी, मतलब ये मुश्किल होता है, ध्यान रखिएगा. आई हैव कॉन्शियसली लर्नड इट एंड इवन देन आई मे कमिट मिस्टेक्स. ऐसे केस में मैं बहुत मतलब ये सीखा है कि मैं उसको स्वीकार कर लूँगा अगर ऐसी कोई भी कभी नौबत आएगी. हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि एक फेमिनिस्ट के पति के अंदर ये हो जाता है. नीलिमा बहुत मतलब परिचित फेमिनिस्ट लेखिका हैं. तो जैसी जैसे गलतियां घर में होती हैं, मतलब अगर मान लीजिए आप गलत ऐसे करके थोड़ा सा मैस्कुलिन तरीके से बैठे भी हैं, तब भी आपको पॉइंट आउट कर दिया जाता है कि इंसान बन जाओ, ज़्यादा बड़े पुरुष मत बनो. सो आई हैव लर्नड दैट प्रोसेस एंड आई एम ग्रेटफुल टू हर इन दैट. बट यस, देन आई हैव अप्लाइड इट टू अदर मतलब अदर कैटेगरीज ऑल्सो, नॉट जस्ट जेंडर. Lovely, beautiful. So now we'll go for the rapid fire round with Vijender ji. So ready, sir? I don't know. So if you could interview any historical figure, who would it be and why? Mr. Ambedkar. Why? A lot to learn. What is the most unexpected answer you have received in an IAS mock interview? The most interesting was when IPS candidate, I mean person who wanted to aspire to become IPS, said कि उसको ठीक करना है इसलिए बनना है. Lovely.
If you had to write a poem about your experiences as an interviewer, what would be the first line? Going to be difficult. Mohabbat. Mohabbat. Good. Funniest moment while taking an interview. Funniest moment again was when I was giving a feedback to a candidate and the candidate said, मैं तो ऐसी ही हूँ. अगर लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं. ब्यूटीफुल. हाँ, लड़का तो नहीं बोल पाएगा ऐसी चीज़ आपके सामने. The most rewarding part of your job as an interviewer. It's the diversity of the whole process. Every year I become a wiser person and I learn from my candidates. The candidates teaches me a lot. Most of the time they say कि उन्होंने मुझसे बहुत सीखा है. They don't realize कि उन्होंने कितना सिखाया है. What is the first thing you notice about someone when you interview them? Primarily I notice one thing the most. Notice means look for. And that is whether or not the person has common sense. And trust me, the common sense is becoming very uncommon. True, that's really true. So, if you could implement one change in the Indian education system, what would it be? Making the education more inquiry based is something I would like to incorporate, and inclusive education. Rather than segregating rich and poor, boys and girls, this and that, it should be inclusive. Best movie you have seen that depicts the life of an IAS officer? Not really a movie person, honestly speaking. So, not many movies I can think of, especially IAS officers. No, IPS, there are a couple and I hate them. The Gangajal and all. So. Okay, we'll take that. Your favorite comfort food during a long day of interviews? Oh, I'm a foodie that way, and these people actually take care of me. But good food is where I can have soft chapatis, and less spicy dal, which is very difficult to arrange for these people actually. From last couple of years, they have been giving me home cooked food because of this. ब्यूटीफुल. बाहर से तो लेना बहुत मुश्किल है ये चीज़. इफ़ यू कुड टाइम ट्रेवल, which period in Indian history would you love to go? If I have to go in past, I would like to go to the medieval history. And medieval why? period, the Mughal period and all. Because so much halla gulla is around, I would like to see myself of that period. Lovely. If not an academic, an interviewer, what would you be in parallel universe? I would love to be a traveler, one. This is something I enjoy. Or I always think of becoming a truck driver who has books in the truck. But I don't know, that's difficult to achieve. Beautiful. Dharma or karma? Well, dharma तो कोई मुझे कल्पना में भी नहीं सोचेगा, so obviously it will be karma. A speech of Swami Vivekananda और कबीर के दोहे? Kabira, always. Vivekananda is essentially overhyped. Okay. Look at that speech. Apart from that कि गोरों को प्रभावित कर लिया, there is very little that you can take pride in. And Kabir changed the society. Lovely. Any movie that you can watch over and over again? There's several. Notting Hill is beautiful. And similarly, there's this Three Idiot is wonderful. I enjoy that. Chak De India I have seen at least 5-6 times. Lovely. Your go-to music artist when you need some motivation? Music artist motivation. Apart from there's nothing common for me. I'm not really a music person either. Lovely. So, street food that always gets you drooling? There's several. Delhi food, anything. Chandni Chowk is my area. Matar kulcha is wonderful. Kachaudis, I salivate. Everything. Any childhood memory that is still fresh in your mind? Not necessarily all positive. There are several. But I would like to share, if you're giving me an opportunity, which is not really a very nice thing. I used to travel into 234 नंबर की बस. 234 नंबर की बस जो है वो ट्रांसियम लेके जाती है
गरीब मज़दूरों की बस्ती वाले इलाके में, और मैं शाम को 6-7 बजे आया करता था। तो बसें बहुत गर्मी भरी बसें होती हैं, तो खिड़की के बाहर छोटा सा बच्चा अपना निकाल, एंड आई डू रिमेंबर समबडी स्पेट दैट पान and it was all on my face. Why I'm sharing it publicly is important. It is important because that moment, at least 40 years has passed. Right. I still remember, and I remember, and whenever I talk about it, even think about it, मेरा हाथ अपने आप अपने चेहरे पर जाता है. You can understand. I did nothing wrong. Right. I was merely standing, but this was this moment. And that's why it is important to understand कि जब हम कहते हैं कि किसी लड़की के साथ बदतमीजी हुई, वो इतने दिनों बाद क्यों बात कर रही है, उसने उसी समय क्यों नहीं बोला. You getting? I know this, that if something happened, something of that sort happened to you, it may take decades, forget about years, to wash it off. You'll never be able to wash it off. So be sensitive to that. I learned it from that moment, and whenever I see anything of that sort किसी और के साथ उसके जीवन के से, I'm able to relate that. So sometimes you learn from dirty feelings rather than not necessarily that, as we said, सब कुछ Facebook वाला positive चमकदार. So this is one moment I keep sharing whenever I get to, and it is very difficult to share. It is always difficult to share because I feel as if it is still on my face. I have to wash it off. Lovely. And last question rapid fire में, आपके जो दोस्त हैं वो आपको कैसे देखते हैं? Thankfully I have diversity in friends, and I love that part. And all of them they used to look at me indifferently. Off late, because of that, I'm becoming some kind of a recognizable face. They have started teasing me a lot now. But लेकिन अब मेरे दोस्त मुझे थोड़े से बातूनी किस्म के व्यक्ति के तौर पे देखते हैं, लेकिन आमतौर पर एक ईमानदार, मैं मानता हूँ कि शायद मुझे वो एक ईमानदार दोस्त की तरह देखते होंगे. एंड आई एम अ वीक फ्रेंड. दिस इज़ व्हाट दे प्रोबेबली अंडरस्टूड कि मैं बहुत कमज़ोर दोस्त हूँ. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उनको सहारा दे सकने वाला दोस्त हूँ. बहुत बार शायद मैं डर जाता होऊंगा या मैं उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता होऊंगा. बट लव इज़ व्हाट दैट स्टिल. Lovely. और लास्ट में any 3 advice that you want to give to our audience, especially जो youth हैं अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, any 3 advice you would like to give them? As I said, number 1, प्लीज़ ज़िंदगी की अहमियत को समझिए. नो करियर, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट. सेकेंड, प्लीज़ डू अ डाइवर्सिटी ऑडिट ऑफ योर लाइफ. आपकी ज़िंदगी में आपसे भिन्न तरह के कितने लोग और चीज़ें हैं. क्या सब लोग आप ही के ज़िले के, आपकी जाति के, आपके धर्म के लोग ही आपके आसपास हैं? Then it is recipe for disaster. Change it. It is really, really important. Third is, no matter how successful you are, what is going to matter is how sensitive you are. Lovely. So thank you so much, Virender ji, for coming on our show and giving so deep insights. I'm sure that people will be very enriched after this conversation. Thank you so much. Pleasure was all mine. I learned a lot from you as well. Thank I you. hope I'll be able to implement some of it in my life. Thank you. Thank you.